सोचिए, एक ऐसा इलाका जो पहले से ही कई दशकों से जंग और तनाव में घिरा है, जहां हर एक मिसाइल, कोवर्ट ऑपरेशन और पॉलिटिकल मूव का असर पूरी दुनिया महसूस करती है। और अब सोचिए, वही जगह दुनिया के लिए एक ऐसी चिंगारी बन सकती है जो एक बड़ी आग को भड़का सकती है और इतिहास को दोहरा सकती है। मिडिल ईस्ट, जहां हमेशा से अशांति रही है, आज दो देशों के एक खतरनाक टकराव के बीच में खड़ा है। पहले जो सिर्फ एक रीजनल पावर स्ट्रगल था, अब एक खौफनाक प्रॉक्सी वॉर बन गया है, जिसमें दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें जैसे कि अमेरिका, रशिया और चाइना भी खिसता जा रहा है। ये कॉन्फ्लिक्ट इतना खतरनाक क्यों है? कैसे सीरिया, लेबनान और गाजा जैसी जगहों में हो रहे क्लैशेस दुनिया की सबसे बड़ी ताकतों को जंग के रास्ते पे ला सकता है? और सबसे जरूरी बात, क्या हम इस जंग को होने से रोक सकते हैं इससे पहले कि सब कुछ तबाह हो जाए? नमस्ते दोस्तों, आज हम इजराइल ईरान के प्रॉक्सी वॉर की हकीकत जानेंगे और देखेंगे कि दुनिया एक ऐसे खतरे के बिल्कुल किनारे पे खड़ी है जिसका अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। तो बैठिए, ध्यान से सुनिए, ये सिर्फ एक और राजनीतिक टकराव नहीं है, ये एक ऐसी लड़ाई है जो सब कुछ बदल सकती है। छोटा लेकिन ताकतवर देश इजराइल, जो अपनी मिलिट्री ताकत और इंटरनेशनल सपोर्ट के सहारे खड़ा है, अक्सर अपने पड़ोसी ईरान के साथ कॉन्फ्लिक्ट में रहता है। ईरान एक ऐसा देश जो कई मिलिटेंट ग्रुप्स पर अपना जबरदस्त असर और इजराइल के अगेंस्ट स्ट्रॉन्ग आइडियोलॉजिकल डिफरेंस रखता है। पर जैसा कहते हैं कि आज के सबसे बड़े दुश्मन किसी जमाने में गहरे दोस्त हुआ करते थे, ईरान और इजराइल का रिश्ता भी वैसा ही रहा। जब 1948 में इजराइल बना तो ईरान टर्की के बाद दूसरा मुस्लिम मेजॉरिटी देश था जिसने इजराइल को रिकॉग्नाइज किया, जबकि काफी अरब देश इसके खिलाफ थे और इजराइल के खिलाफ युद्ध भी लड़ रहे थे। ईरान ने पहले अरब इजरायली युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और इजराइल की जीत के बाद उसके साथ दोस्ती के रिश्ते बनाए। उस वक्त ईरान में मिडिल ईस्ट की सबसे बड़ी जूइश कम्युनिटी रहती थी और शाह मोहम्मद रजा पहलवी और इजराइल के पहले पीएम डेविड बेन गुरियन के बीच दोस्ती मजबूत हुई। दोनों ने मिलकर अरब विरोध का सामना करने के लिए एक अलायंस बनाया। ईरान ने अरब बॉयकॉट के बावजूद इजराइल को तेल बेचा और बदले में इजराइल की मोसाद ने शाह की सीक्रेट पुलिस सवाक को ट्रेनिंग दी। दोनों को यूएस का सपोर्ट भी मिला। 1970s में इजराइल ने तेहरान में अपना एम्बेसी खोल लिया और ट्रेड, मिलिट्री और सिक्योरिटी कॉपरेशन बढ़ते चले गए। लेकिन 1979 के इस्लामिक रेवोल्यूशन ने सब कुछ बदल दिया। शाह को हटाकर एक रिलीजियस स्टेट बनाई गई जिसका नेतृत्व अयातुल्लाह रूहुल्लाह खोमेनी ने किया। खोमेनी का नजरिया बिल्कुल अलग था। उसने इस्लाम को अपना झंडा बनाया और इजराइल को पैलेस्टीनियन जमीन पर कब्जा करने वाला मानकर उसके विरोध में उतर गए। उसने इजराइल को लिटिल सेटन और अमेरिका को ग्रेट सेटन का लेबल दिया। इजराइल ने भी नए इस्लामिक रिपब्लिक को रिकॉग्नाइज करने से इनकार कर दिया। इस बदलाव के बाद ईरान ने इजराइल के साथ अपने सभी रिश्ते तोड़ दिए, इजराइल के लिए ट्रैवल और फ्लाइट रूट्स को ब्लॉक कर दिया और तेहरान में इजरायली एम्बेसी को पैलेस्टीनियन एम्बेसी में तब्दील कर दिया। ईरान ने अपना मिडिल ईस्ट में असर बढ़ाने की कोशिश शुरू की, जो उसे इजराइल और सऊदी अरब जैसे बड़ी ताकतों के साथ टकराव में ले आया, जिनके पीछे यूएस का सपोर्ट था। और फिर इसके बाद शुरू हुआ ईरान और इजराइल का प्रॉक्सी वॉर। इस कॉन्फ्लिक्ट की गहराई में जाने से पहले हम कुछ वर्ड्स या एक्रोनिम जैसे प्रॉक्सी वॉर, हमास, हिजबुल्लाह, इन सभी को समझते हैं क्योंकि इनका जिक्र वीडियो में आगे बार बार होगा। हमास ये एक पैलेस्टीनियन सुन्नी इस्लामिस्ट ग्रुप है जो गाजा स्ट्रिप पर रूल करता है। ये इजराइल के खिलाफ मिलिटेंट एक्टिविटीज जैसे रॉकेट अटैक और सुसाइड बॉम्बिंग के लिए जाना जाता है। हिजबुल्लाह एक लेबनीज शिया मिलिटेंट और पॉलिटिकल ग्रुप है जिसे ईरान का सपोर्ट मिलता है। ये भी मेनली इजराइल के खिलाफ लड़ता है। हुती, इस मूवमेंट को ऑफिशियली अंसार अल्लाह के नाम से भी जाना जाता है। ये एक शिया इस्लामिस्ट पॉलिटिकल और मिलिट्री ऑर्गेनाइजेशन है जो 1990s में यमन से उठी थी। ये मेनली जैदी शियास से बनी हुई है और इसकी लीडरशिप हुती ट्राइब से आती है, जिसका नाम भी इसी ट्राइब से प्रेरित है। इस मूवमेंट का पर्पस यमन में अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बढ़ाना और अपने रिलीजियस आइडियोलॉजीज को प्रमोट करना है। हुती मूवमेंट का ईरान के साथ स्ट्रॉन्ग कनेक्शन माना जाता है और ये सऊदी अरब के खिलाफ भी काफी एक्टिव है। IRGC, जिसे इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर कहा जाता है, ईरान की एक मिलिट्री ब्रांच है जो 1979 के रेवोल्यूशन के बाद बनी थी। ये ईरान के फॉरेन मिलिट्री ऑपरेशंस को देखते हैं और ग्रुप्स जैसे हिजबुल्लाह को सपोर्ट करते हैं और इन्हीं सभी के अलायंस को एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस, जिसमें ईरान, सीरिया, यमनी यहूतीज,
हिजबुल्लाह और हमास शामिल हैं। इजराइल डिफेंस फोर्स, जिसे आईडीएफ कहते हैं, इजराइल की मिलिट्री फोर्स है जो देश को डिफेंड करने के लिए रेस्पॉन्सिबल है। ये लैंड, एयर और नेवल ऑपरेशंस को हैंडल करते हैं। प्रॉक्सी वॉर का मतलब है जब दो या ज्यादा देश डायरेक्टली एक दूसरे के खिलाफ जंग नहीं लड़ते, लेकिन अपने फायदे के लिए दूसरे ग्रुप्स या कंट्रीज को अपने बिहाफ पर लड़ने के लिए यूज करते हैं। इसमें असली देश को फुल स्केल जंग से बचने का मौका और अपने पॉलिटिकल एंड मिलिट्री ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने का रास्ता मिल जाता है। प्रॉक्सी वॉर के दो सबसे बड़े एग्जांपल्स हैं यूएसएसआर और यूएसए के बीच के कोल्ड वॉर के दौरान यूएसए और सोवियत यूनियन डायरेक्टली एक दूसरे से जंग नहीं लड़ते थे, लेकिन दोनों ने वियतनाम वॉर और अफगान वॉर जैसे कॉन्फ्लिक्ट्स में अपने प्रॉक्सीज का इस्तेमाल किया। और दूसरा यही इजरायली और ईरान के बीच का प्रॉक्सी वॉर जिस पे आज हम बात कर रहे हैं। ईरान लेबनान में हिजबुल्लाह और गाजा में हमास जैसे मिलिटेंट ग्रुप्स को सपोर्ट करता है जो इजराइल पर रॉकेट अटैक और लड़ाइयां छेड़ते हैं। अब जब हमने ये इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजीज समझ ली है तो अब बात करते हैं ऑनगोइंग कॉन्फ्लिक्ट्स के टाइमलाइन की। पिछले साल 7 अक्टूबर 2023 को हमास ने गाजा स्ट्रिप से सदर्न इजराइल पर एक बड़ा और अचानक हमला किया जिसे अल-अक्सा फ्लड ऑपरेशन का नाम दिया गया। इसमें 3000 से 5000 रॉकेट्स लगभग 20 मिनट में इजराइल पे फायर किए गए। स्काई न्यूज की रिपोर्ट कहती है इस हमले में 1200 लोग मारे गए और लगभग 250 लोगों को हॉस्टेज बनाकर गाजा में ले जाया गया। द इकोनॉमिस्ट की रिपोर्ट कहती है कि ज्यूज के इतिहास में हॉलोकॉस्ट के बाद यह दूसरा बड़ा नरसंहार था जिसमें एक दिन में इतने ज्यूज मारे गए। इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा, इजराइल इज एट वॉर एंड हमास वुड पे अ प्राइस दैट इट हैजंट नोन अंटिल नाउ। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि इसके अगले दिन 8 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह इन सॉलिडेरिटी विद पैलेस्टीनियन के नाम पर इजराइल लेबनान बॉर्डर रीजन में शिबा फार्म्स पे गाइडेड रॉकेट्स और आर्टिलरी से हमला करता है। रिटेलिएशन में इजराइल ने गाजा पे बॉम्बिंग स्टार्ट कर दी और 27 अक्टूबर 2023 को फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया जिसे ऑपरेशन स्वॉर्ड ऑफ आयरन का नाम दिया गया। इसके दो मेन गोल थे, पहला हमास को खत्म करना और दूसरा हॉस्टेजेस को फ्री करवाना। इसके बाद इजराइल और हमास के बीच एक बड़ी जंग छिड़ गई और साथ ही इजराइल ने लेबनान में हिजबुल्लाह और सीरिया में ईरानियन और उनके प्रॉक्सीज के खिलाफ एयर स्ट्राइक्स को और भी ज्यादा कर दिया। द टाइम्स ऑफ इजराइल और द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि दमास्कस में हुई एयर स्ट्राइक्स में ईरानियन कमांडर राजी मोजावी और ईरानियन ऑफिशियल जादेग उमिदजादे की मौत हो गई। इस कॉन्फ्लिक्ट का अगला एस्केलेशन आया अप्रैल 2024 में। 1 अप्रैल 2024 को इजराइल ने दमास्कस में ईरानियन एम्बेसी पे बॉम्बिंग की जिसमें कुद्स फोर्स जो आईआरजीसी का हिस्सा है के कमांडर मोहम्मद रिजा जाहिदी की मौत हो गई। ईरान के फॉरेन मिनिस्टर हुसैन आमिर ने कहा, वी कंसीडर दिस अग्रेशन टू हैव वायलेटेड ऑल डिप्लोमेटिक नॉर्म्स एंड इंटरनेशनल ट्रीटीज, और ईरान ने रिवेंज की कसम खाई। 13 अप्रैल को द वॉशिंगटन पोस्ट रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान ने इजराइल पे 300 से ज्यादा मिसाइल्स और ड्रोन से हमला किया। ईरान ने इसे ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस का नाम दिया। इजराइल डिफेंस फोर्स के स्पोक्स पर्सन रियल एडमिरल डैनियल हागरी ने बताया कि ईरान और उसके प्रॉक्सीज ने 170 ड्रोन, 30 से ज्यादा क्रूज मिसाइल्स और 120 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर करे जिनका टोटल पेलोड 60 टन का था। बैलिस्टिक मिसाइल एक ऐसी मिसाइल होती है जो अपने लॉन्च के बाद एक सर्टेन ट्रैजेक्टरी फॉलो करती है जो ज्यादातर आर्क यानी कि तीर की तरह होता है। यह मिसाइल लॉन्ग रेंज तक मार कर सकती है और इन्हें न्यूक्लियर, केमिकल, बायोलॉजिकल या कन्वेंशनल वॉरहेड से लेस किया जा सकता है। इसी बैलिस्टिक मिसाइल में अगर हाइपरसोनिक वर्ड जुड़ जाए तो इसका मतलब हो जाता है कि साउंड की स्पीड से 5 टाइम्स ज्यादा की स्पीड से ट्रैवल करने की कैपेबिलिटी। पेलोड का मतलब होता है वो स्पेसिफिक चीज या मटेरियल जो एक मिसाइल, रॉकेट या सैटेलाइट अपने साथ ले जा रहा होता है और जिसे टारगेट पे ड्रॉप या डिप्लॉय करना होता है। बैलिस्टिक मिसाइल के केस में ये वॉरहेड होता है जो डैमेज करने के लिए रखा जाता है। अब वापस आते हैं इस हमले पे। एपी न्यूज की रिपोर्ट कहती है कि इस हमले में 99% मिसाइल्स और ड्रोन्स को इजराइल के एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग और एरो सिस्टम है ने इंटरसेप्ट कर लिया, लेकिन कुछ बैलिस्टिक मिसाइल्स ने इजराइल के नेवाटिम एयरबेस पे माइनर डैमेज किए। हालांकि इस हमले में कोई जान नहीं गई,
लेकिन एक 7 साल की लड़की सीरियसली इंजर्ड हो गई। बाद में 19 अप्रैल को इजराइल ने रिटेलिएशन में ईरानियन मिलिट्री साइट्स पे मिसाइल स्ट्राइक्स किए। ये पहली बार था जब ईरान ने डायरेक्टली इजराइल पे हमला किया था। 19 जुलाई 2024 को हुतीज ने इजराइल के तेल अवीव में एक ड्रोन से हमला किया, जिसमें अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि एक 50 साल का व्यक्ति मारा गया। यह भी पहली बार था जब हुतीज ने तेल अवीव में हमला किया। यमन इजराइल से 2000 किलोमीटर दूर है, लेकिन फिर भी इजराइल इस हमले को नहीं रोक पाया। हालांकि बाद में इजराइल ने कहा कि ये एक ह्यूमन एरर था, ना कि सिस्टम फेलियर। मतलब कि ड्रोन डिटेक्ट तो हुआ था, बट ह्यूमन एरर की वजह से इसे काउंटर अटैक नहीं कर पाए। इससे पहले भी मार्च अप्रैल 2024 में हुतीज ने बैलिस्टिक और क्रूज मिसाइल से हमला किया था, जिसे इजराइल के एरो मिसाइल डिफेंस सिस्टम ने इंटरसेप्ट कर लिया था। रिटेलिएशन में इजराइल ने भी यमन में हुती इंफ्रास्ट्रक्चर, स्पेसिफिकली हुदैदा पोर्ट पे हमला किया। अल जजीरा की रिपोर्ट कहती है कि 31 जुलाई को फुआद शुक्र, एक सीनियर हिजबुल्लाह कमांडर को लेबनान के कैपिटल बेरूत में इजरायली हमले में मार दिया गया। और इसी दिन एपी न्यूज की रिपोर्ट के अकॉर्डिंग ईरान के कैपिटल तेहरान में इजराइल ने एयर स्ट्राइक में हमास के पॉलिटिकल लीडर इस्माइल हानिये को असैसिनेट कर दिया। इसके बाद ईरानियन सुप्रीम लीडर अयातोल्ला अली खामेनी ने कहा कि रिवेंज इज अवर ड्यूटी एंड दैट इजराइल हैज प्रिपेयर्ड अ हार्श पनिशमेंट फॉर इटसेल्फ by killing a dear guest in our home। इन एयर स्ट्राइक्स और असैसिनेशंस ने अगस्त सितंबर में जबरदस्त टेंशन का माहौल बना के रखा, जहां एक तरफ ईरान और एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मेंबर्स की तरफ से इजराइल पे रिटेलिएशन की संभावनाएं बढ़ती जा रही थी, जैसा इसी साल अप्रैल में हुआ था। वहीं दूसरी तरफ द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि यूएस मिलिट्री ने भी F-22 रैप्टर्स, 4000 मरीन, 12 शिप, 3 एसॉल्ट शिप्स और 2 डेस्ट्रॉयर्स रीजन में डिप्लॉय कर दिए थे। सितंबर के ही महीने में हुतीज ने इजराइल के बेन गुरियन एयरपोर्ट के अराउंड मिसाइल से हमला किया। हुतीज का यह दावा था कि एक हाइपरसोनिक बैलिस्टिक मिसाइल थी जो सिर्फ 11 मिनट में यमन से सेंट्रल इजराइल पहुंच गई, जिसे इजराइल का डिफेंस सिस्टम इंटरसेप्ट नहीं कर पाया। इजराइल ने इस दावे को नकारा और कहा कि मिसाइल हाइपरसोनिक नहीं थी, हाँ सुपरसोनिक जरूर हो सकती है। और जवाबी कार्रवाई में इजराइल ने यमन में हुतीज के ठिकानों पे हमला किया। साथ ही साथ इजराइल के वेस्टर्न अलाइज भी यमन पे स्ट्राइक्स किए, ताकि हुतीज ग्रुप को इजराइल से जुड़े शिप पर हमला करने से रोका जा सके। यहाँ मैप में आप देख सकते हो कि ये शिप्स बाब अल मांडेब स्ट्रेट के रास्ते से गुजरते हैं, जो रेड सी का एक स्ट्रैटेजिक एरिया है और जहां से दुनिया की एक इंपॉर्टेंट शिपिंग रूट गुजरती है। 17 सितंबर को लेबनान और सीरिया के अलग अलग इलाकों में पेजर्स और वॉकी टॉकी फटने लगे। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि इन ब्लास्ट से 42 लोग मारे गए और 3500 लोग घायल हो गए। इजराइल ने ऑफिशियली इस अटैक पे कोई कमेंट नहीं किया, लेकिन बहुत से एनालिस्ट इस बात को मानते हैं कि इन अटैक्स के पीछे इजराइल का हाथ था और ये हमला हिजबुल्लाह के मेंबर्स को टारगेट करने के लिए किया गया था। और फिर 27 सितंबर को एपी न्यूज के अकॉर्डिंग हिजबुल्लाह के सेक्रेटरी जनरल हसन नसरल्लाह को एक इजरायली एयर स्ट्राइक में दक्षिणी बैरूत में असैसिनेट कर दिया गया और इसके साथ ही हिजबुल्लाह की पूरी लीडरशिप एलिमिनेट हो गई। द गार्जियन की रिपोर्ट कहती है कि इजरायली प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू ने हसन नसरल्लाह को टेररिस्ट बताया। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनी ने इजराइल को वार्न किया कि नसरल्लाह की मौत का बदला जरूर लिया जाएगा। इसके बाद 30 सितंबर को इजराइल ने लेबनान के अंदर घुसने का फैसला किया, ताकि वो बॉर्डर के साथ लगे हुए हिजबुल्लाह के सारे इंफ्रास्ट्रक्चर्स को डिस्ट्रॉय कर सके। और तब से अभी तक, यानी कि 6 अक्टूबर जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच में जंग लगातार चल रही है। द जेरूसलम पोस्ट एंड द टाइम्स ऑफ इजराइल के आर्टिकल के अकॉर्डिंग इन इवेंट से थर्ड लेबनान वॉर होने के चांसेस बनते जा रहे हैं। और जैसा ईरान ने कहा था कि दे विल अवेंज नसरल्लाह डेथ, 1 अक्टूबर 2024 को ईरान ने इजराइल पर 181 बैलिस्टिक मिसाइल्स फायर की। द न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट कहती है कि ये इस कॉन्फ्लिक्ट का लार्जेस्ट अटैक था। तेहरान टाइम्स के अकॉर्डिंग ईरान ने इस मिसाइल अटैक का कोड नेम ऑपरेशन ट्रू प्रॉमिस सेकेंड रखा। ईरान ने इस हमले को सेल्फ डिफेंस कहा,
वहीं इजरायली प्राइम मिनिस्टर बेंजामिन नेतन्याहू ने इसे बिग मिस्टेक और कहा कि ईरान विल पे फॉर इट। איראן עשתה הערב טעות גדולה, והיא תשלם על כך. हालांकि इजराइल ने कहा कि उन्होंने काफी मिसाइल्स इंटरसेप्ट कर ली थी। यूएस नेवी और जॉर्डन ने भी इन मिसाइल्स को इंटरसेप्ट करने के दावे किए। इस हमले में एक 37 साल के पैलेस्टीनियन की मौत हो गई और 8 लोगों को माइनर इंजरीज आई और इजराइल के कुछ इलाकों में नुकसान भी हुआ। जबकि ईरानियन स्टेट मीडिया का दावा है कि इस स्ट्राइक में 20 F-35 फाइटर जेट्स तबाह हो गए और नेवटिम एयरबेस को भारी नुकसान पहुंचा है। इस टाइमलाइन को अगर आप मैप पे देखो तो आपको समझ आएगा कि ये कॉन्फ्लिक्ट कितने बड़े रीजन में एक साथ हो रहा है। नेतन्याहू ने कहा कि इजराइल इस समय ईरान, गाजा में हमास, लेबनान में हिजबुल्ला, येमेन में हुतीज, इराक में शिया मिलिटेंट्स, सीरिया में मिलिटेंट ग्रुप और वेस्ट बैंक में पैलेस्टीनियन फाइटर्स के साथ टोटल 7 फ्रंट पे लड़ रहा है। Today, Israel is defending itself on 7 fronts against the enemies of civilization. We're fighting in Gaza against Hamas, those savages who murdered, raped, beheaded, and burned our people on October 7th. We're fighting in Lebanon against Hezbollah. We're fighting against the Houthis in Yemen and the Shiite militias in Iraq and Syria that together have launched hundreds of drones and missile attacks against Israel. And we're fighting against Iran, which last week fired over 200 ballistic missiles directly at Israel, and which stands behind the 7-front war against Israel. इजराइल के पास एडवांस एयर डिफेंस सिस्टम जिसमें आयरन डोम, डेविड स्लिंग्स और एरो सिस्टम है जो इनकमिंग मिसाइल्स को हवा में इंटरसेप्ट करके डिस्ट्रॉय कर सकती है, लेकिन ये एक एक्सपेंसिव अफेयर है। जैसा मिलिट्री इकोनॉमिक्स में कहते हैं कि डिफेंस इज मोर एक्सपेंसिव देन ऑफेंस। इस कॉन्फ्लिक्ट में एक तरफ ईरान और उसके प्रॉक्सीज जो एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस के मेंबर हैं, साथ ही साथ फॉरेन पॉलिसी की रिपोर्ट कहती है कि चाइना भी ईरान को सपोर्ट कर रहा है और दूसरी तरफ यूएस, यूके, जर्मनी, जॉर्डन और फ्रांस ने इजराइल को मिलिट्री एड जैसे वेपन्स, टेक्नोलॉजी, R&D के लिए स्पेशल बजट और जॉर्डन और यूएई ने इंटेलिजेंस सपोर्ट दिया है। यह सोचने में अजीब लगता है कि इजराइल और ईरान का एक कॉन्फ्लिक्ट दुनिया भर में एक बड़ी लड़ाई का कारण बन सकता है, लेकिन जब हम गौर से देखते हैं तो ये संभावनाएं बिल्कुल ज्यादा दूर नहीं हैं। इजराइल और ईरान के पीछे दुनिया की बड़ी बड़ी ताकतें खड़ी हैं। इजराइल को अमेरिका का पूरा सपोर्ट है। अमेरिका ने इजराइल को मिलिट्री एड के रूप में हजारों करोड़ रुपए दिए हैं और इजराइल की रक्षा के लिए हमेशा तैयार है। अमेरिका का ईरान को न्यूक्लियर पावर बनने से रोकने में अपना निजी फायदा है, इसलिए वो हमेशा इजराइल के साथ खड़ा रहता है। ईरान की तरफ से रशिया और कुछ हद तक चाइना का सपोर्ट है। रशिया ने ईरान को सीरिया में मिलिट्री सहायता दी है, जहां दोनों देश असद की सरकार का समर्थन करते हैं। यह इजराइल के लिए दिक्कत का कारण है क्योंकि इजराइल के एयर स्ट्राइक्स अक्सर सीरियन एरिया में ईरानियन मिलिशिया को निशाना बनाते हैं जो रशिया के बेसिस के पास होता है। सबसे बड़ा खतरा इस टकराव का न्यूक्लियर डायमेंशन है। इजराइल हमेशा से कहता आया है कि वो ईरान को कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स नहीं बनाने देगा। बेंजामिन नेतन्याहू ने खुलेआम कहा है कि अगर ईरान ने न्यूक्लियर वेपन की तरफ एक भी कदम आगे बढ़ाया तो इजराइल मिलिट्री एक्शन से इसे रोकेगा। अगर इजराइल ने ईरान के न्यूक्लियर फैसिलिटीज पे मिलिट्री एक्शन किया जैसा उसने धमकी दी है तो ईरान जवाब में इजराइल पे बड़े हमले कर सकता है और उसके साथ ही अमेरिकन बेसिस पर भी। ये तुरंत अमेरिका और रशिया को एक दूसरे के सामने खड़ा कर देगा। वर्स्ट के सिनेरियो में अगर इजराइल ईरान का टकराव वर्ल्ड वॉर 3 में बदल जाए तो इसका असर बहुत भयावह और लंबे समय तक रहेगा। न्यूक्लियर वेपन का इस्तेमाल होने का खतरा बहुत ज्यादा हो जाएगा। इजराइल जो अपने न्यूक्लियर आर्सेनल के बारे में नहीं बताता, पर ऐसी संभावनाएं हैं कि इजराइल के पास मास डिस्ट्रक्शन के वेपन्स हैं। अगर अपने वजूद को खतरे में देखेगा तो न्यूक्लियर स्ट्राइक्स तक करने को तैयार हो सकता है। ईरान भी गल्फ रीजन को केओस में डालने की धमकी दे सकता है। मिडिल ईस्ट में लाखों लोग बेघर हो जाएंगे और दुनिया को सबसे बड़ी रिफ्यूजी क्राइसिस का सामना करना पड़ेगा। पड़ोसी देश और यूरोप इस प्रेशर से टूट जाएंगे और दुनिया एक बड़े ह्यूमैनिटेरियन डिजास्टर को फेस करेगी। अब बात करते हैं कि हम पर इसका क्या असर पड़ेगा। भारत के लिए यह लड़ाई बहुत ही ज्यादा चिंतित करने वाली है। भारत के इजराइल और ईरान दोनों के साथ मजबूत संबंध हैं।
इजराइल भारत का एक इंपॉर्टेंट डिफेंस पार्टनर है जो भारत को एडवांस वेपन्स और मिलिट्री टेक्नोलॉजी देता है। दूसरी तरफ ईरान भारत की एनर्जी सिक्योरिटी के लिए जरूरी है और साथ ही भारत को सेंट्रल एशिया और अफगानिस्तान से चाबहार पोर्ट के द्वारा जोड़ता है जो ईरान में स्थित है। मिडिल ईस्ट में अशांति होने पर ऑयल प्राइसेस आसमान छूने लगेंगे जिसका सीधा असर भारत की अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा। ऊपर से चाबहार पोर्ट पे जो भारत का निवेश है उस पर भी खतरा मंडरा रहा होगा। इसके अलावा भारत को अपने गल्फ कंट्रीज में काम कर रहे लाखों नागरिकों को वापस बुलाना पड़ेगा। ये एक बड़ी चुनौती होगी जिसे भारत की इकोनॉमी और मैन पावर पर असर पड़ेगा। भारत इस खतरनाक सिचुएशन को डीएस्केलेट करने में मदद कर सकता है। ईरान और इजराइल के साथ अपने अच्छे संबंधों का फायदा उठाकर भारत दोनों देशों के बीच मध्यस्थता करके इस टकराव को कम करने में मददगार हो सकता है। यू रिमेम्बर दैट डे ईरान इजराइल के बीच में वो मिसाइल और वो फायरिंग जो हुई थी। एक्चुअली दैट डे प्राइम मिनिस्टर आस्क्ड मी बिकॉज ही वाज बिजी विद द कैंपेन, so he told me saying, look, you urgently call up both the governments and convey to them this very strong feeling in the neighborhood saying isko thanda kariye aap, that this is not good for the region, it is not good for you। इस कॉन्फ्लिक्ट को डीएस्केलेट करने के लिए ये कुछ कदम उठाए जा सकते हैं। पहले डिस्कस करते हैं शॉर्ट टर्म में क्या कर सकते हैं। सबसे पहले तो इमीडिएटली सीज फायर पे एग्रीमेंट कराया जाए। जो इलाके इस कॉन्फ्लिक्ट के कारण डिस्ट्रॉय हो गए हैं या होने की कगार पे हैं, वहां के लोगों के लिए ह्यूमैनिटेरियन एड और सपोर्ट पहुंचाया जाए। यूएन इस कॉन्फ्लिक्ट को मीडिएट करे और कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन को फैसिलिटेट करे और लॉन्ग टर्म्स के लिए इन कुछ स्टेप्स पे काम करना होगा। पहला, ईरान न्यूक्लियर डील जिसे जॉइंट कॉम्प्रिहेंसिव प्लान ऑफ एक्शन कहा जाता है उसको दोबारा जिंदा करना होगा। ईरान और दुनिया के सुपर पावर के बीच न्यूक्लियर डील का मकसद था कि ईरान न्यूक्लियर वेपन्स ना बनाए और उसके बदले सैंक्शन हटाए जाएंगे। इस डील का टूटना इस वक्त टकराव को और बढ़ा रहा है। अगर इस डील को फिर से चालू किया जाए तो ईरान के न्यूक्लियर एम्बिशंस पे रोक लगेगी और इजराइल के लिए सिक्योरिटी की गारंटी मिल सकेगी। दूसरा, रीजनल डायलॉग शुरू करना। इजराइल, ईरान और गल्फ कंट्रीज को आपस में डायलॉग्स के लिए आना होगा। अमेरिका, रशिया और चाइना जैसी ग्लोबल पावर को इन टॉक्स को सपोर्ट करना चाहिए ताकि कोई हल निकाला जा सके। भारत जो न्यूट्रल है और दोनों देशों के साथ अच्छे संबंध रखता है, इस डायलॉग को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है। To underestimate the importance of communication in difficult times. If there are things to be said and passed on and passed back, I think those are all contributions that we can make and we do. तीसरा, मिलिट्री प्रेजेंस और कोवर्ट ऑपरेशंस को कम करना। इजराइल और ईरान को सीरिया और लेबनान जैसे एरियाज में अपनी मिलिट्री प्रेजेंस कम करनी होगी। कोवर्ट ऑपरेशंस और प्रॉक्सी वॉर सिर्फ टेंशंस को बढ़ाते हैं, तो दोनों देशों को डिप्लोमेटिक चैनल्स के माध्यम से अपने मुद्दों को सुलझाना पड़ेगा। ईरान इजराइल के इस कॉन्फ्लिक्ट में अब तक हजारों लोगों की जानें जा चुकी हैं, लाखों लोग बेघर हो गए हैं, स्कूल, हॉस्पिटल्स वगैरह सब तबाह हो गए हैं। सोचिए कैसा होता होगा एक ऐसे रीजन में रहना जहां डेली बेसिस पे रॉकेट्स, मिसाइल, क्रॉस बॉर्डर फायर का सामना करना पड़ता है। इस टेबल में आप देख सकते हैं कि अब तक हुए इन कॉन्फ्लिक्ट का क्या नतीजा रहा। एक 15-20 मिनट के वीडियो में सभी इवेंट्स, उनके बैकग्राउंड, टाइमलाइंस और आफ्टरमैथ डिटेल में बता पाना इम्पॉसिबल है। फिर भी मैंने और मेरी टीम ने इस रिसर्च के दौरान उन सभी आर्टिकल्स, न्यूज़पेपर क्लिप्स को नीचे डिस्क्रिप्शन में ऐड किया है ताकि आप और डिटेल्स में इस कॉन्फ्लिक्ट को समझ पाएं। इजराइल ईरान का ये कॉन्फ्लिक्ट सिर्फ मिडिल ईस्ट के लिए ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया के लिए खतरनाक है। इंटरनेशनल कोऑपरेशन, डिप्लोमेसी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से ही इसे रोका जा सकता है। सिर्फ केयरफुली प्लान डायलॉग्स, कॉम्प्रोमाइज और ग्लोबल कोऑपरेशन से दुनिया इस खौफनाक हालत को टाल सकती है। लास्ट में मैं गांधी जी की ये लाइन कोट करना चाहूंगा,